चलिए आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार छल्ले के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र कितना होता है हम लोग वो ज्ञात करेंगे। अब ये क्या चीज है वृत्ताकार छल्ला। वृत्ताकार छल्ला का मतलब ऐसा समझ लीजिए, एक तार ले लिए, ठीक, तार को हम लोग घुमा करके एक वृत्ताकार के रूप में हम लोग बना दिए। तो उसी टाइप का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है वृत्ताकार छल्ला, ठीक, जिस पर क्या होगा, आवेश होगा। जैसे आवेश दिखाया गया है ना, ये वृत्ताकार छल्ला है या वृत्ताकार वायर भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार तार भी बोल सकते हैं। उस पर क्या है, आवेश है। कितना आवेश है, क्यू आवेश है आपका, ठीक है, टोटल आवेश क्यू है। इस क्यू आवेश वाला वृत्ताकार छल्ला, ठीक, इसके जो इसका अक्ष कहाँ होगा, जो अक्ष इसको बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द कोई भी वस्तु घूमता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक रस्सी ले लेंगे 1 मीटर का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और 100 ग्राम वाला कोई गिट्टी बांध लेंगे या कोई गोल वाला ऑब्जेक्ट बांध देंगे और ऐसे घुमाएंगे, तो उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, अक्ष होगा, ठीक है। तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, है ना, केंद्र जो होगा, केंद्र से जो लाइन जाता है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष या एक्सिस के नाम से आपका जाना जाता है। यानी कि ये जो है आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किन्हीं भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में लिए हैं। तो सवाल में ये कहा गया है, इस वृत्ताकार छल्ले पे जो आवेशित, आवेश के साथ एक समान रूप से आवेशित, यानी कि हर जगह हम लोग सतत यूज करते थे ना, सतत ही है एक तरीके, सतत आवेशित वृत्ताकार छल्ला वही चीज है। एक समान आवेशित या सतत आवेशित का मतलब वही होता है। हम लोग सतत भी कई बार यूज किए हुए, कल भी हम लोग सतत का प्रयोग किए हुए थे। तो यहाँ पे टोटल का टोटल आवेश जो है सतत है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित है वृत्ताकार पर, ठीक है। इसके कारण इसका जो अक्ष है, उस अक्ष पर कोई बिंदु M है, कहीं भी हो सकता है, वो डिस्टेंस निर्भर करता है किस पर, एक्स पर, ठीक है। तो M पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि टोटल आवेश के द्वारा इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, यानी कि बल लगेगा, ठीक। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ जो है ओ आर क्या चीज है, तो ये O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला कोई वृत्ताकार छल्ला है या वृत्ताकार तार है। M क्या है, क्षेत्र बिंदु, यानी कि जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है हमको प्राप्त करना है। उसके साथ साथ में और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे Q क्या है, तो वृत्ताकार छल्ला पे आवेश है, ठीक है, तो उतना में लिखा गया, इंफॉर्मेशन दिया गया। हमको क्या करना है, तो बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है क्या होता है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे, बिंदु M पर कितना होगा, वेक्टर E होगा, ठीक, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। अब देखा गया, हम लोग कल भी देखे थे, जिस समय हम लोग वायर पे क्या कर रहे थे, आवेश, यानी कि उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात किए हुए थे। तो वहां पर हम लोग क्या किए हुए थे, DQ देखे थे। क्या मतलब है DQ का, तो DQ जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं ना, या आपका लेमडा जो होता है किसके इक्वल होता है, हम लोग लेमडा के बारे में पढ़े हुए हैं। लेमडा जो होता है वो आपका Q/L के इक्वल होता है आपका, ठीक, यानी कि ये क्या है, रैखिक आवेश का रेखीय घनत्व है। तो रेखीय घनत्व क्या होता है, Q/L होता है, ठीक है। तो ये L जो है आपका यहाँ पे भाग में है, इधर उठ के चले आएगा, क्या होगा, गुना में, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा, ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेमडा निकालना चाह रहे हैं आपका किस पर, तो DQ है, आवेश कितना लिया गया है, DQ। और तो DQ जो होगा आवेश कहाँ पे होगा, DL लेंथ पे होगा, है ना, कल भी बताए थे, DL लेंथ पे DQ आवेश होगा। तो लेमडा यहाँ पे आपका DQ/DL हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि DL इंटू लेमडा बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, लेकिन ये
कोई भी निकाल सकता। जो विद्यार्थी प्रत्येक दिन क्लास पढ़ते रहता है वो बड़े आराम से समझ जाएगा डायरेक्टली। इसीलिए हम लोग वहाँ पे पढ़ाते थे ऐसा कि लेमडा क्या चीज़ है। अब वहाँ पे अगर हम लेमडा नहीं पढ़ाएंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इस चीज़ में निकालने में बड़ा समस्या हो जाएगा। विद्यार्थी लेमडा को तो जानना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर 12th में जिसका भी बहुत अच्छा रहेगा उसका फिजिक्स अच्छा रहेगा, और जिसका अच्छा नहीं रहेगा उसका फिजिक्स उसको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ना बहुत ही अनिवार्य, क्योंकि हर एक जगह आपको पहला और दूसरा चैप्टर का जो भी छोटा छोटा चीज़ होगा उसी से रिलेटेड आपका हमेशा आगे यूज होते रहेगा। अगर हम लोग अभी वो नहीं पढ़ते, डायरेक्ट लिखते लेमडा, तो बड़ा समस्या आ जाता अभी कि लेमडा क्या चीज़ होता। तो अभी हमको बताना पड़ जाता लेमडा होता है कुछ, आपको इतना बड़ा इतना याद करना है, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन नहीं है, हम लोगों को क्या है पता है लेमडा क्या चीज़ है, हम लोग इस तरीके से निकाल भी सकते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए पिछला चीज़ आपको हमेशा क्या करते रहना, देखते रहना। तो ये डी क्यू बराबर क्या चीज़ है, लेमडा इंटू डी एल है। तो है क्या चीज़, तो ये डी क्यू आवेश है प्रति इकाई डी एल पर, यानी कि प्रति इकाई लंबाई पे जितना छोटा लंबाई होगा उसके जो डी क्यू आवेश होता है। तो आकृति से हमको नजर आ रहा है, एक आकृति यहाँ पर देखिए बन गया है। तो हम लोग डायरेक्टली तो इस आकृति के द्वारा जितना आवेश है उसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं कि डी एल लेंथ ले लिए हैं, बहुत ही छोटा लंबाई ले लिए हैं, और इस पर डी क्यू आवेश ले लिए। तो हम लोग को पता है कि किसी भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हम लोगों को आता है क्लियरली रूप से, जो कि इतना होता है ना, इतना बराबर इतना होता। तो हम लोग किए क्या, डी क्यू ले लिए हैं और इसके बीच का दूरी देखिए। यहां से हम लोगों को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो दोनों के बीच का दूरी लेंगे ना, तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर लिए जेड। वो भी हम लोग लिखे नहीं, आप लोग लिख भी सकते हैं कि यहाँ जेड है। जेड क्या है, तो बिंदु एम से आवेश की बीच की दूरी है ना, कल हम लोग लिखे थे शायद, ठीक। तो यहाँ पे आपका जेड हो गया। तो जेड देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के रूप में, किसके रूप में है, कर्ण के रूप में है। ये आर है, ये एक्स है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये रिलेशन होता है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से जेड निकल जाए कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़े होंगे तो माइंड में चूहा दौड़ रहा होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर बड़ा समस्या, कैसे आ रहा है, क्या होता है, ये कैसे हो गया। तो इसको समझने के लिए आपको पाइथागोरस पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो z बराबर जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तब हम लोग लिखेंगे डी क्यू आवेश के कारण, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आवेश चाहिए और उसके बीच का दूरी चाहिए। तो हम लोग को दूरी भी निकाल लिए, आवेश तो पहले से पता था। तो हम लोग कर दिए हैं क्या, डी क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आवेश बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत ही कुछ है ना, तो अब ये छोटा है तो इससे भागा देंगे तो बहुत ही छोटा ही ना आने वाला रिजल्ट। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो छोटा होगा इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। डी किसी भी लेटर के आगे लगने का मतलब यही होता है कि बहुत ही छोटा होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड किया गया है के इंटू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। क्यू ऊपर में तो यहाँ डी क्यू है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जेड है, ठीक है। तो यह आपका इतना हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वृत्ताकार छल्ले के कारण, इस वृत्ताकार छल्ले यानी कि जिसपे टोटल आपका क्यू पूरा आवेश है, इस आवेश के कारण बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो कितना होगा, जितना था उसी का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन क्या करता है, जो स्मॉल हम लोग निकाल रहे होते हैं स्मॉल का ही वो टोटल निकाल देता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का काम ही होता है कि टोटल निकालना, समेशन हम लोग कल भी पढ़े थे, इसका मतलब समेशन होता है। अब यहाँ पर इतना इज इक्वल टू इतना लिख दिया गया, ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये कैसे हो गया।
तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, देखिए किस किस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसका दो गो घटक होता है। हम लोग पढ़े हुए थे, कोई भी अगर वेक्टर होता है उस वेक्टर का हम लोग दो घटक निकालने के लिए सीखे हुए थे। एक आपका x की दिशा में एक घटक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डी एक्स हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, यानी कि डी वाई हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट निकाले थे, घटक निकाले थे, किसी भी फोर्स का हम लोग पढ़े थे घटक निकालने के लिए। और किसी भी वेक्टर का दो घटक होता है एक्स और वाई, ठीक है, और 3D में निकालेंगे तीन तीन घटक होता है एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ पे दो ही लिया गया। तो अब देखिए, एक तो आपका ऊपर होगा, सिमिलरली जो है एक आपका क्या होगा, नीचे भी होगा। इस तरीके से अब क्यों होगा आप बता रहे हैं। जैसे हम लोग इस पॉइंट के कारण निकाले हैं, इस पॉइंट के कारण निकाले हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका ई एक्स इधर हो जाएगा और ई वाई आपका नीचे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस पॉइंट से अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे, तो इसका इस डायरेक्शन में चले जाएगा, इसका दो गो घटक हो जाएगा, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में भी। तो इसका घटक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और इसका घटक जो होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ई वाई और ई एक्स। लेकिन यहां पर देखने वाली ये चीज है कि ई एक्स जो होगा आपका हर एक पॉइंट के कारण, जो ई एक्स होगा प्रत्येक पॉइंट के कारण आपका, मान लीजिए तो आपका दिख रहा है, लेकिन आप इसको ऐसा समझिए, जस्ट लाइक वायर, गोल गोल, ठीक। तो ये वायर है, इसका अक्ष ये है, यहाँ पे पॉइंट है। तो टोटल के कारण, इस बिंदु के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो वो आगे के डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट की ओर होगा, वो भी आगे की डायरेक्शन में होगा। यानी कि ई एक्स जो है वो आपका हमेशा आगे की ओर ही होगा, प्रत्येक पॉइंट के कारण, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट के कारण। और इसका जो होगा प्रत्येक पॉइंट के कारण ई वाई और ई वाई जो होगा, एक ऊपर बनेगा, एक ठो नीचे बनेगा। तो ऊपर जो बनेगा आपका क्या होगा, जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, ठीक। तो ऊपर में जो ई वाई होगा पॉजिटिव होगा, नीचे में जो होगा ई वाई नेगेटिव होगा। तो दोनों का जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय जेड स्क्वायर साइन थीटा जेड। जेड कैप की जो दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो आपका 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों का सम निकालेंगे, जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर भी लगेगा, ठीक है। और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट आपका 0 आ जाता है। लेकिन प्रत्येक पॉइंट के कारण जो इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लगेगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। इस पॉइंट के कारण EX1, इस पॉइंट के कारण EX2, इस पॉइंट के कारण EX3, इसी तरीके से गोल 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 करते करते करते, है ना, m तक जाएगा। फिर टोटल को जोड़ेंगे, तो टोटल को जोड़ने का काम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हुआ हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे मान 0, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ देते तो वही संख्या रिजल्टेंट आ जाता। यही संख्या लिख दिया गया नीचे में, के डी क्यू बाय जेड स्क्वायर कोस थीटा आई कैप, यानी कि आई के डायरेक्शन में डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है। आई यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हम लोग क्या जानते हैं, इट इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में बाहर डी क्यू क्या है, ये आपका छोटा है, ये आपका अंदर में ही रहेगा। कोस थीटा क्या है, ये तो एंगल डिपेंड करता है, 10 डिग्री बनेगा, 20 डिग्री बनेगा, वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर। जेड स्क्वायर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो भी बाहर। लेकिन अब ये क्यू तो डिपेंड करता है ना, आवेश बढ़ेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे डी क्यू आ गया, तो डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है, क्यू होता है। डी क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यू इसलिए ले लिया गया है, टोटल लिया गया। हम लोग जैसे ही निकालेंगे वो क्यू निकलेगा, तो यहाँ पे क्यू जो है छोटा लिया गया है, और यहाँ पे टोटल वायर के कारण हम लोग क्या किए हैं, इस कारण से हम लोग क्यू ले लिए। हम लोग यहाँ पे अभी इसको कल हम लोग जैसे डिफाइन किए हुए थे, यहाँ लेते हम लोग 0 से लेके 2 पाई r,
है ना। तो 2 पाई आर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे, डायरेक्ट क्यू को हम लोग टोटल में कन्वर्ट कर दिए। क्यू ये आपका छोटा है और ये आपका टोटल है, तो यहाँ पे वही चीज आ रहा। तो 0 से लेके 2 पाई आर देने का मतलब हो गया कि आर पर डिपेंडेंट था। आर बढ़ते जाएगा, वृत्ताकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका कितना निकल गया, है ना, के क्यू, के को क्यू से गुना किया, के क्यू बाय जेड स्क्वायर कोस थीटा आई कैप। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आकृति से हम लोगों को इस आकृति में पी ओ एम एक त्रिभुज दिख रहा है। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग कोस थीटा को डिफाइन किए हुए हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है ओ एम बाय पी एम। ठीक है, ये आपका होता है। तो ओ एम बट्टे पी एम लिख दिया गया है। ओ एम क्या है, तो आपका एक्स है ना, दूरी ओ एम, और पी एम क्या है आपका, ये जेड है ना। समझ में आ रहा विद्यार्थी? हाँ, ऐसा नहीं कि गैप हो रहा है, हाँ समझना है। तो कोस थीटा बराबर एक्स बट्टे जेड आ गया। तो अब देखिए यहाँ लिखा गया कोस थीटा बराबर एक्स बट्टे जेड, जेड के लिए क्या लिख दिया गया है, हाँ यहाँ से देखिए लिखा गया। हम लोग बड़ा होशियार है, हम लोग जेड का मान पहले निकाल लिए थे, कहीं पे यूज होने वाला था ना। तो एक्स का जो मान हो गया है, जेड का मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में देखिए आपका जेड है और कोस थीटा, इसीलिए हम लोग लिखे अब समीकरण 1 में कोस थीटा और जेड स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए वेक्टर ई इज इक्वल टू के है, क्यू है, और नीचे में देखिए जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख दिए, इंटू है, इंटू है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए कितना, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए क्या कर दिए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हम लोग 1 कर दिए। क्या कुछ होने वाला है, सही तो है, क्या है 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर लिख दिए 2 पावर 1, किसको प्रॉब्लम होने वाला, किसी को नहीं। तो यहाँ पे वही चीज है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका रूट होता है वो पावर हाफ होता है, यानी कि आधा होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे भिन्न का गुना आ गया, तो ऊपर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, के क्यू एक्स गुना कर देंगे, नीचे वाला को भी गुना करेंगे। तो नीचे में आम गुना राम बराबर आम गुना राम, है ना। तो आम गुना राम के जगह यहाँ पे आम गुना राम नहीं होते, एक ही चीज है, यहाँ भी आम है, यहाँ भी आम है, यानी कि जब बेस सेम होता है हम लोग गुना करते हैं, 2 गुना 2 का पावर 5 या 2 का पावर 2, तो क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर 7। क्या करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो दोनों को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। ये 1 प्लस 1/2, नहीं कुछ तो 1, 2 1 कैल्सियम 2, 2 प्लस 1 बराबर 3/2, है ना। बच्चा वाला जोड़ घटा क्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका वो निकल करके कितना आ गया है, इतना आ गया है, जिसको हम लोग अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखिएगा देयरफॉर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट है, ये बाहर चले गया, और ये Q इंटू एक्स बाय, इसको हम लोग सजा के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख दिए। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। किसी भी वृत्ताकार छल्ला के कारण जो उसके अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानना ये चाहेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अक्ष की दिशा में होगा, यानी कि एक्स की ओर होगा, यानी कि आई कैप की ओर, है ना। इसी डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में होगा तो आई कैप के ही और होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है दो कारणों पर। अगर आपका आवेश अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये अगर चार्ज जो है इस पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, पहले से परीक्षण आवेश रखते हैं, पॉजिटिव होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा। तो जिस समय यहाँ पे पॉजिटिव आवेश होगा तो उस समय इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग एम पर निकालेंगे वो केंद्र से बाहर की ओर होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या करेगा, दूसरे को आकर्षित करेगा ना। तो ये यानी कि आपका जो होगा इस डायरेक्शन में बल लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। तो केंद्र की ओर कब लग रहा है और केंद्र से बाहर की ओर कब लग रहा है वो समझ में आ गया।